पढ़ने थे. Today's topic is feedback mechanism. As the name indicate के जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि when a certain process takes place, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट होता है, that product then controls द फर्दर स्पीड ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस, कि जो भी प्रोडक्ट है वो उस प्रोसेस को या तो रोक देता है या उसको फर्दर उसको कहता है कि अगेन कंटिन्यू हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड. ठीक है, कि जो हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग. कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा होता है, दिस प्रोडक्ट देन कंट्रोल्स द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म. ये इसकी होगी बेसिक डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे? हमारा जो ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले हार्मोन्स, हमने पीछे अपने जो हार्मोन्स पढ़े थे हमारे बॉडी के, जो हमने पढ़ा है मास्टर ग्लैंड, उसके देन हार्मोन्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट, जैसे कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन पढ़ा हमने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा, एड्रीनोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा, और हम दूसरे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स पढ़े. ठीक है, कि वो उन हार्मोन्स की फर्दर प्रोडक्शन को स्टॉप या इन्हांस करते हैं. ऐसी बात है ना. अब होता क्या है कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन की, तो ब्रेन से ही एक मैसेज आता है कि इनको प्रोड्यूस किया जाए. जैसे कि आपको ये इस डायग्राम से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, कोल्ड, हीट, पेन, किसी भी खौफ के, फियर के, इस तरीके से हमें हंगर के, इस तरह की जो भी स्टिमुलेशन होती है, ये हमारे स्टिमुलेंट्स हमारे हाइपोथैलेमस, जो हमने ब्रेन में पार्ट पढ़ा था, ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट पढ़ा था हाइपोथैलेमस, उसको एक्टिवेट करता है. ठीक, अब वही हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो वाया शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू बॉडी में अगर तो कोल्ड है या हीट है तो उसके अकॉर्डिंगली हीट या कोल्ड को जनरेट किया जाता है बॉडी में. अब वो क्या कर रहा है, आप ये देख रहे हैं एरो के थ्रू. यही टॉपिक हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में होम्योस्टेसिस में पढ़ चुके हैं. इससे क्या होता है कि 1 पॉइंट पे कोल्ड या हीट पेन फील हो रहा है, तो नंबर 2 पॉइंट पे इट स्टिमुलेट्स, यानी कि इससे रिलीज क्या हो रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके थायराइड को एक्टिवेट कर देता है. थायराइड ग्लैंड है, ये आपने पढ़ा था हमने, लैरिंक्स के पास हमारे नेक रीजन में. ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा. ठीक, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन अगेन क्या करता है, ये जाके हमारे ब्लड में से होता हुआ एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी को और फिर हमारे दूसरे हार्मोन्स को, के ताकि ये हार्मोन हमारी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन या कोल्ड की प्रोडक्शन को अगेन कंट्रोल करता है. फिर अच्छा, अब यहाँ पर हमने बेसिकली पढ़ना क्या, ये तो आपने सारा रोल पढ़ा के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, लेकिन एट द एंड यही लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, इसी जो थायरॉक्सिन का लेवल है, अगर ये ब्लड में एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, इट अगेन गोज बैक टू द ब्रेन. ठीक है, ये वापस उसी एरिया में जाकर ब्रेन को बता देता है कि नाउ देयर इज नो मोर नीड ऑफ अगेन प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, तो वो यहाँ पर आके स्टॉप कर देता है. ठीक, एक्सक्यूज मी मैम, ये आपकी आवाज समझ नहीं आई यहाँ से जब आपने कहा ये ब्रेन तक. देखिए ना, बात सुने, इसका हमने आपने रोल ये पढ़ा कि थायरॉक्सिन ब्रेन से आपने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी से हमने इसके हाइपोथैलेमस के रोल पढ़े थे कि ये सेंसरी, मेन सेंसरी ऑर्गन है. मतलब सेंसरी ऑर्गन से सेंसेशन आती है इस पार्ट ऑफ ब्रेन के पास. ठीक, इस पार्ट ऑफ ब्रेन ने आगे से रिस्पॉन्स सेंड करना होता है बाय सेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन. यहाँ से इसने हार्मोन सिक्रेट किया, कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक, इस हार्मोन ने आके हमारे थायराइड को एक्टिवेट कर दिया, टू एक्टिवेट, ताकि ये क्या बनाए, ये अपना हार्मोन बनाए. इसका हार्मोन कौन सा है? इसका हार्मोन है थायराइड. ठीक, तो थायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, ये हमने पीछे पढ़ा था. थायराइड हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन या कोल्ड की जनरेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो अब हम इसको देखना ये चाह रहे हैं कि कैसे ये फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको कैसे मेंटेन किया जाता है. तो ये जो थायरॉक्सिन का ही लेवल है, ये लेवल अगेन हमारे बैक जाकर बॉडी में जो ब्रेन का ये जो एरिया था, जो इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही रिलीज कर रहा था, ये उसको जाके मैसेज दे देता है कि देयर इज इनफ लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड, ताकि मजीद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना पैदा हो, ताकि मजीद थायरॉक्सिन लेवल ना पैदा हो. ठीक,
लेकिन अगर दूसरे केस में क्या होता है कि थायरॉक्सिन लेवल और चाहिए, ठीक है, इसका लेवल बॉडी में कम है, तो ये अगेन जाकर इसको मैसेज देता है कि फर्दर मजीद प्रोड्यूस होता रहे। अब हम इसी को एक दफ़ा रीडिंग दे लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपके इसको डायरेक्टली हम यही पॉइंट्स डिस्कस करें तो हम यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हुए हुए हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं लो बॉडी टेम्परेचर की, यानी कि कोल्ड के टेम्परेचर में लो बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस सिमुलेट्स न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द आपने हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके दूसरे जो हार्मोन्स हैं जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसी एरिया का काम क्या होता है, इसने सिक्रीट किया कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 पॉइंट पे है। ये हमारा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो कि हमने पढ़ा था मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, इसने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया। टीएसएच देन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हीट या कोल्ड की कंट्रोलिंग को यानी कि रेगुलेशन को मेंटेन करता है। सो थायरॉक्सिन काजेज एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी सेल जनरेटिंग एटीपी एनर्जी एंड द हीट, यानी कि थायरॉक्सिन लेवल हमारी बॉडी में एटीपी एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस या जनरेट करने में इसका मेन रोल है। अब फिर क्या होता है कि इन्होंने इसके रिजल्ट में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, हाई कर दिया। दे हैव बोथ रेस्ड, यानी कि हमने पढ़ा था शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग, तो इन दोनों के हेल्प से क्या हुआ, रेस दे रेज द बॉडी टेम्परेचर एंड हायर थायरॉक्सिन। अच्छा, अब यहाँ से बेसिक जो पर्पज है फीडबैक मैकेनिज्म का वो हम यहाँ से समझने जा रहे हैं कि हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन क्या कर रहा है इन द ब्लड, इट इनहिबिट्स द रिलीजिंग हार्मोन सेल्स, यानी कि जो हमारे ब्रेन के ही हार्मोन सेल्स हैं आगे वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को जो जनरेट करता है, तो ये हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन उसको जाकर इनहिबिट कर देता है, उसको बता देता है कि देयर इज इनफ लेवल कि बॉडी में काफ़ी हो गया है, अब इसके बाद प्रोड्यूस करने की थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बता दें ताकि मैं उसके बाद ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट करूँ। यस मैम। ओके, अब होता क्या है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन टू अपोजिंग सिस्टम्स आर नीडेड। अपोजिंग मतलब ये होता है ना कि एक जो प्रोडक्शन के लिए होता है और एक जो उसके रोकने के लिए होता है, ठीक। यानी कि अगर जो प्रोडक्शन यानी कि एक एक्सेलरेटर होते हैं जो स्पीड अप करते हैं, दूसरे कौन से होंगे, इनहिबिटर्स होंगे जो रोकने वाले होंगे। वो कहते हैं इफ वन हार्मोन इन द बॉडी प्रोमोट्स और स्टिमुलेट्स अ रिएक्शन, यानी कि अगर एक हार्मोन बॉडी में प्रोसेस को प्रोमोट करने वाला है तो दूसरे के लिए ज़रूरी है कि दूसरा उसके लिए रोकने वाला भी हो। ज़ाहिर है ना, अगर तो प्रोडक्शन या एक्सेलरेटर के जो स्पीड अप कर रहा है, अगर एक्सेलरेटर ही अपना काम करता रहेगा तो एक ज़ाहिर है ना एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, एक हद से ज़्यादा अपना उसकी प्रोडक्शन होती रहेगी, तो उसको मेंटेन या उसको कंट्रोल में रखने के लिए कोई इनहिबिटर भी होने ज़रूरी है, ठीक। तो कहते हैं इफ वन हार्मोन इन द बॉडी प्रोमोट्स और स्टिमुलेट्स अ रिएक्शन, अनदर हार्मोन वुड बी चेकिंग द सेम, दूसरा ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक सके। इन द बॉडी इंटरेक्शन इज मेनली मेंटेन्ड ड्यू टू फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो हमारी ह्यूमन लिविंग एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स में जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है वो इसी फीडबैक के थ्रू ही उसको मेंटेन किया जाता है। इस तरीके से हर हार्मोन का, तमाम कंपाउंड्स का लेवल एक मेंटेन क्वांटिटी में रहता है। So, in this way, concentration of the secretions is itself controlled because certain information is passed to the source. सोर्स वही है ना जो मेन वहाँ से एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि प्रोड्यूसिंग जो मेन प्लांट है, आप समझ रहे हैं, जो एक मेन जगह से जहाँ से एक चीज़ पैदा की जा रही है, तो वहीं उसको जाकर मैसेज दे दिया जाता है कि अब और ज़्यादा नहीं बनाना, ठीक। or in the other words is fed back so that output of the secretion is adjusted accordingly। देखिए accordingly का वर्ड इसलिए यूज किया है कि अगर वो चीज कम है तो उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाए, अगर उसी कंपाउंड की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो उसको कम किया जा सके, ठीक, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी बॉडी की जरूरत है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन द पिट्यूटरी एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, हमने अभी हार्मोन्स पढ़े थे अपनी क्लास में। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मेन ब्रेन का जो है मेन इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अगेन हमने उसके 3 लोब्स पढ़े थे, इंटीरियर, मीडियन और उसका पोस्टीरियर। तो जो इंटीरियर पार्ट था हमने कहा था ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी के 3 मेन लोब आपने पढ़े थे,
तो ये हमारे दूसरे बॉडी के दूसरे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, जो कि एंटीरियर लोब है, ठीक है, एंटीरियर कि जो उसका सामने वाला, फिर मीडियन जो दरमियान वाला, और पोस्टीरियर जो उसका बैक वाला पिछला वाला पार्ट है। तो इस तरीके से ये जो दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। मैं इसी की डायग्राम को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे हीट, कोल्ड या पेन या कोई भी ऐसी सेंसेशन है, लेकिन मेन सेंसेशन हमारी हीट या कोल्ड या स्ट्रेस, टेंशन होती है हमें किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हमारा ब्रेन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर देता है। ये वाला हार्मोन ज़ाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग है ना, तो वो हमारे थायराइड को जाके एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हमारा थायराइड जो हमारा मेन हार्मोन है थायराइड का, दैट इज थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। थायरॉक्सिन का काम क्या है? थायरॉक्सिन का काम, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाले तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है कि किन प्रोसेस के होने से अगर कोल्ड है तो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट है तो हीट रिलीज की जाती है। आपको पता है ना हीट कैसे रिलीज की जाती है? हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमें हमारी बॉडी से पसीना आता है, पसीने के साथ वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी से हमारी हाई टेम्परेचर रिलीज हो जाता है। तो अगर कोल्ड होगी तो अंदर बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो शिवरिंग के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है और साथ में एटीपीज भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो काम हो गया थायरॉक्सिन का। अब इसमें फीडबैक कहाँ है? फीडबैक यहाँ से शुरू होता है कि जब थायरॉक्सिन का लेवल एक लिमिट, एक खास हद से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब जाहिर है ना इस प्रोसेस को रोकना भी तो है ना, ये तो नहीं कि कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, नहीं। इसको मेंटेन करने के लिए दिस हायर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, देखिए आगे वापस बैक इसी को जाके, इसका जो सोर्स है प्रोडक्शन किस चीज का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी के सोर्स को जाके ये इनहिबिट कर देता है, उसको ये रोक देता है। सो दिस इज हाउ फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स to maintain and to regulate different secretions of the hormone and different functioning of the hormone. Clear है? अच्छा, ये आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टॉपिक हम, ओके मैम। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है ना? यस मैम। चलिए, गुड हो गया। आई थिंक अगला टॉपिक कंपैरिजन वाला हमारे ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज बिहेवियर, ठीक है। ओके बिहेवियर, मैम। बिहेवियर क्या होते हैं? देखिए हमारे लिविंग ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स के बिहेवियर्स की हम इसमें इस टॉपिक में मेन बात करेंगे। बिहेवियर दो तरह के होते हैं। एक बिहेवियर होता है कि जो हमारे अंदर होता है, हमारे इनबिल्ट यानी कि इननेट और लर्न बिहेवियर, एक चीज़ जो हमारे अंदर जेनेटिकली पाई जाती है, और एक वो जो हम अपनी लर्निंग से, हम अपनी सोचते हैं, दिमाग से समझते हैं और अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो ये हो गई इसकी दो मेन टाइप्स, ठीक है। आज हम, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हम सिर्फ एक तरह का बिहेवियर ही डिस्कस करेंगे कि कौन सा इननेट बिहेवियर क्या होता है। लर्न थोड़ा सा आसान है इस तरीके से कि ये एनवायरनमेंट से इंसान अपने या एनिमल्स लर्न करके अपने आप को चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, फिर उसमें से अपने लिए फूड या अपने लिए एक खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे तरीका का है लर्न बिहेवियर का, लर्निंग इसमें बेसिकली मेन इन्वॉल्व है। तो जो इननेट है कि जो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, एनिमल्स के अंदर जेनेटिकली पाया जाता है, कि जो उसके अंदर है, इनहेरिटेंस ऑफ, मतलब उसके जीन्स में है, ठीक। इननेट की डेफिनेशन क्या है? अब इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इननेट एंड लर्न बिहेवियर, ठीक है। अब हम पहले इननेट को डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि दैट इज प्री डिटर्मिन्ड, ये पहले से तयशुदा है, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से हमारे जीन्स हमारे अंदर आई हैं, तो जीन्स में एक लर्निंग के लिए, समझने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन उस जीन के अंदर होगी, तो हमारे अंदर जो इननेट बिहेवियर होगा वो हम उसको वैसे ही डील करेंगे। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट इज प्री डिटर्मिन्ड। मैं इसको हाईलाइट करती जाऊंगी, ठीक है, ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। कहाँ से आ नहीं रहा? अच्छा, ये है। It is a collection of responses that are predetermined by the inheritance of specific nerve or cytoplasmic pathway in multicellular or unicellular organism। कहते हैं किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में जो भी खास तरह के जीन्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें पता है ना कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक।
तो उन जीन्स के ट्रांसफ़र में कोई ऐसी ख़ास स्पेसिफिक नर्व, हमारे नर्वस सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं, नर्व्स हैं या साइटोप्लाज्मिक पाथवे हैं, ये जब जैसे इनहेरिट होते हैं तो उसके रिजल्ट में ये वाला बिहेवियर भी, यानी कि आपने देखा होगा कुछ हमारे अंदर के लोगों में उनके पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में एक ही तरह का बिहेवियर होता है, यानी कि उनके अंदर जो जेनेटिक चीज़ होती है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। तो दिस इज़ ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व और साइटोप्लाज्मिक पाथवे एज ए रिजल्ट ऑफ द बिल्ट इन पाथवे। अब देखिए ना, अब ये बिल्ट इन है, यानी कि ये जेनेटिक है, ये उसके अंदर है। अ गिवन स्टिमुलस वुड प्रोड्यूस इनवेरिएबली द सेम रिस्पॉन्स। इनवेरिएबली मतलब ये कि बगैर किसी तब्दीली के कि वैसा ही रिस्पॉन्स, यानी कि जो पेरेंट्स देंगे, ठीक है, उसके अगली जनरेशन वैसी ही रिस्पॉन्स देगी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली, बिल्कुल 100% एक ही जैसा रिस्पॉन्स होगा। सो ऑल प्लांट बिहेवियर इज इननेट। आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स, मतलब उनको हीट कोल्ड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एक इन्वायरमेंट से फीलिंग जाती है, तो तमाम के तमाम प्लांट्स में जो बिहेवियर है उनका, लाइट का, केमिकल्स का, तो वो उनके पेरेंट्स जैसा, यानी कि उनकी अपनी ब्रीड जैसा ही होता है। सो दिस इज इननेट बिहेवियर। अच्छा, इसमें आगे थोड़ी सी हम टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी इसमें टर्म्स हैं आपको ज़हन में रखनी होंगी। These behavior patterns has been developed and been refined over many generations, and their primary adaptive significance lies in their survival value to the species. इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ। इसमें इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये जो बिहेवियर पैटर्न है, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड एंड बीन रिफाइंड। देखिए ना कि जो जो इन्वायरमेंट चेंज होता चला जाता है, तो हमें पता है ना कि थोड़े थोड़े वक्त के साथ हमारे वेदर चेंज हो रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है, तो ये जो रिस्पॉन्सेज भी होते हैं ना प्लांट्स के, एनिमल्स के, ह्यूमन बीइंग के, तो ये भी थोड़े से बेहतर होते चले जाते हैं, रिफाइंड, मतलब थोड़े से इन्वायरमेंट के साथ साथ ना हल्के हल्के चेंज होते चले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये देखिए ना, हमारे अंदर हमें अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें कंफर्म होती हैं, पता होती हैं कि हमें भूख लगी है तो हमने क्या खाना है, हमें ठंड लग रही है तो हमने क्या करना है, गर्मी लग रही है तो क्या, तो छोटे बेबी रोना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें उनके अंदर एक चीज़ इनबिल्ट होती है ताकि उनको सर्वाइवल, उनको ज़िंदा रहने में हेल्प किया जा सके। अच्छा, दूसरा इसका मेन पर फायदा क्या है? अनदर फीचर इज द इकोनॉमी it places on the nerve pathway within multicellular organisms since it does not demand on higher center of nervous system. अब ये देख लें कि जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जैसे ही हमारी बॉडी में हल्का सा पेन होता है, हमें फील होना शुरू हो जाता है, या जो भी हमारी फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है, हमें एकदम से पता चलना शुरू हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही हमें ये चीज़ें, चूँकि ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, हमारे जीन्स में है, तो हमें बगैर सोचे समझे हमें उस चीज़ को हल करने के लिए हमें समझ आना शुरू हो जाती है। तो एक तरह से ये हमारी एनर्जी सेविंग हो जाती है ना। जैसे कि आपको समझ आ रही है मेरी बात की, इस बात की ये नहीं आ रही, इसके दोनों क्या इसके फायदे हैं? यस मैम, आ रही है। मतलब पहला तो फायदा ये हो गया ना कि सर्वाइवल, उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल है। दूसरा फायदा ये हो गया कि उसको, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, उसका दिमाग, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व किए बगैर वो अपना ये काम, अपने फीलिंग्स को, अपने सेंसेस का रिस्पॉन्स ले सकता है। अच्छा, अब दो टाइप से आ जाती हैं इसमें, टाइप्स ऑफ इननेट बिहेवियर। एक तो ओरिएंटेशन है और दूसरा है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, ओरिएंटेशन के किस डायरेक्शन में ये बिहेवियर जाना चाहिए, और दूसरा जो इसकी टाइप है कि वो रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट, मतलब कि उसको उसको फीलिंग आना शुरू हो जाती है। रिफ्लेक्सेस यानी कि एकदम से सडन रिस्पॉन्स, कौन सा सडन, किस साइड का रिस्पॉन्स होगा। अब ओरिएंटेशन मतलब कि इसमें डायरेक्शन, यानी कि किस स्पीड में, किस साइड में उसको अपना रिस्पॉन्स देना है। इसमें आगे इसकी दो टाइप्स आ जाती है ओरिएंटेशन की भी, कि यानी काइनेसिस और दूसरा आ जाता है टैक्सिस। ठीक, काइनेसिस क्या है? इट इज अ बिहेवियर इन विच एन ऑर्गेनिज्म changes the speed of random movement with the, which help them to survive in the environment. For example, this type of the behavior enables pill bugs, ये खास एनिमल्स होते हैं, to reach the moist area which is required for their life. जैसे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो रैंडम मूवमेंट में वो अपनी स्पीड चेंज कर लेते हैं, जिनकी जैसी उन्हें फीलिंग आती है ना, ये एरिया मॉइस्ट है, ये एरिया हार्ड है, ये हार्श है, ये ड्राई है, तो वो थोड़ी सी फीलिंग के साथ ही अपनी स्पीड कहीं तेज़ कर लेते हैं। देखिए ना, स्पीड को चेंज करने के लिए अगर वो अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो शायद उनको टाइम ज़्यादा लगे। अब वो अपना टाइम भी सेव कर लेते हैं,
क्यों क्यों क्योंकि ये उनके जीन्स के अंदर है, उनके इनबिल्ट है कि जैसे उनको एनवायरनमेंट की फीलिंग आ जाती है वो अपनी रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया काइनेसिस, यानी कि उसकी स्पीड स्पीड कैसे। अब दूसरा जो टाइप है ओरिएंटेशन का, दैट इज टैक्सिस। टैक्सिस में क्या है, इसका प्लूरल हो जाता है, वो भी टैक्सिस ही है, ठीक है। इन द कंट्रास्ट टू काइनेसिस, अ टैक्सिस TXIS इज अ डायरेक्टेड मूवमेंट। वो तो ऊपर आपने पढ़ा था ना, रैंडम मूवमेंट है, ठीक है। टैक्स का मतलब क्या है, डायरेक्टेड एक स्पीड पर, एक साइड पर, एक ही साइड डायरेक्शन में, आइदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। यानी कि जैसे ही वो उन्हें कोई फीलिंग आती है डायरेक्शन की, खतरा लगता है, डर लगता है, उन्हें कोई लाइट नजर आती है, उन्हें कोई फूड नजर आती है, तो एकदम से स्पीड में अपनी मूवमेंट भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। जो दूसरा टाइप है, जो दूसरी उसकी हमने पढ़ी है इननेट बिहेवियर की, दूसरी टाइप पढ़ी है रिफ्लेक्सेस, ठीक है। एक तो पढ़ी पढ़ी ना ओरिएंटेशन टाइप्स में, दूसरी हम पढ़े हैं रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। दीज आर एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स बिहेवियर्स, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि हमें खुद ही कुछ चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, रिफ्लेक्सेस आना, मतलब ना एकदम से हम सडन रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, इसके पीछे दिमाग की भी फीलिंग, इन्वायरमेंट की, हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब तमाम चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। बायोलॉजिकल रिदम, यानी कि जो हमारे स्लीप वेक साइकिल है, देखिए ना हमारा एक साइकिल बन जाता है सोने जागने का, खाने पीने का, उसमें ये रिदम भी आ जाते हैं। हमारे टेरिटोरियल बिहेवियर, हमारे मौसम के साथ, दिन के टाइम के साथ की भी हमारी एक वो टाइम टेबल बन जाता है। एग्रेशन, हमारा गुस्सा, मतलब ये सोशल हिरार्कीज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने पूरे इस एनवायरनमेंट में रहते हुए हमारे एक ये जो सडन रिस्पॉन्सेज होते हैं, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इननेट बिहेवियर। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, ओरिएंटेशन एंड रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। तो ओरिएंटेशन में डायरेक्टेड मूवमेंट्स हैं दो, एक काइनेसिस है और एक टैक्सिस है। काइनेसिस रैंडम डायरेक्शनल मूवमेंट है, और टैक्सिस जो है दैट इज एक सिंगल डायरेक्टेड मूवमेंट है, एक साइड पर, टूवर्ड्स या अवे। तो जो रिफ्लेक्सेस हैं ये जो है ये कम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं, इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, हमारे बायोलॉजिकल रिदम, हमारे टेरिटोरियल बिहेवियर, हमारे फीलिंग्स में गुस्सा, सोशल हिरार्की एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर, दैट इज लर्निंग बिहेवियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।